जय हिंद। सुबह के तकरीबन 7:30 बजे एक लाश झील में तैरती हुई मिलती है। जब पुलिस वालों को पता चलता है, शिनाख्त की जाती है, तो उनके होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि ये एक डीआईजी यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की लाश थी। 12 जुलाई की रात को जोगिंदर सिंह आनंद, जो कि डीआईजी के पद पर तैनात थे, वो अपनी पत्नी, अपने बेटे और भतीजे के साथ एक पार्टी में जाते हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में अपने दोस्त के यहां। वहां से वापस आते हैं। उसके बाद घर में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है और उसके बाद सुबह खबर मिलती है कि उनकी लाश झील में एक लेक में तैरती हुई मिली। शुरुआत में मामले की तफ्तीश लोकल पुलिस कर रही थी। बाद में मामला सीबीआई के पास गया। पहले इस मामले में जजमेंट सेशन कोर्ट ने सुनाई, उसके बाद मामला हाई कोर्ट में गया और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला दिया। इस पूरे केस में समझना जरूरी यह है कि आखिर अप्रूवर क्या होता है। ऐसे जो मामले होते हैं उनमें वायदा माफ गवाह की क्या भूमिका होती है, जो कि इस मामले में घर का नौकर था। 12 जुलाई रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे हैं। डीआईजी जोगिंदर सिंह आनंद अपनी पत्नी, बेटे और भतीजे के साथ अपने दोस्त गुलेरिया के यहां चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित उनके घर पर जाते हैं। उनका अपना घर चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में था और वहां से वो सेक्टर 10 पहुंचते हैं, पार्टी अटेंड करते हैं, वापस घर पर आ जाते हैं और जो उनकी बेटी है वो इस पार्टी में नहीं जाती है। सुबह अचानक से, क्योंकि घर से तकरीबन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर भी शायद पूरा नहीं होगा, वहां पर एक लेक है, बहुत ही प्रसिद्ध लेक है, झील है। वहां पर डीआईजी की लाश मिलती है, जिसके बाद मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है और लोकल पुलिस शुरुआत में दावा करती है कि डीआईजी साहब ने अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर ली और फाइनली केस सीबीआई को रेफर कर दिया जाता है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है, फैक्ट्स सामने लेकर आती है। उसके बाद कोर्ट में कुछ फैक्ट्स स्टैंड भी नहीं करते। तो जब यह मामला शुरुआत में सामने आया, उसके बाद कोर्ट में जो फैक्ट्स रखे गए, कोर्ट में जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुए, तो वो उसके हिसाब से यह केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब सीबीआई इस मामले में एंटर करती है, केस रजिस्टर किया जाता है RC 4183। सीबीआई इसको टेक ओवर करती है। इन्वेस्टिगेशन में जो निकलकर सामने आया उसके मुताबिक 12 जुलाई की रात को जोगिंदर सिंह आनंद अपनी पत्नी, बेटे और भतीजे के साथ अपने दोस्त के यहां पार्टी अटेंड करने गए। उनका इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक महिला के साथ अफेयर चल रहा था, कथित तौर पर अफेयर चल रहा था। अब जब वो पार्टी में गए तो वो महिला भी वहां पर मौजूद थी और उस महिला से उन्होंने बातचीत की। जब वो घर पर आए तो उनकी पत्नी से उनकी किसी बात को लेकर तू मैं हुई और काफी तू मैं हुई। उसके बाद जो डीआईजी साहब थे वो ऊपर अपने कमरे में चले गए, पत्नी किचन की ओर चली गई। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि फोन पर वो किसी महिला से बात कर रहे थे और महिला की तारीफ कर रहे थे कि तुम काफी खूबसूरत हो। इस तरह की बातें कथित तौर पर डीआईजी साहब कर रहे थे। अब ये बात उनकी पत्नी सुन लेती है। उसके बाद फिर से दोनों के बीच में लड़ाई होती है, काफी कहासुनी होती है और किसी तरह से उनके बच्चे, उनकी लड़की, उनका लड़का, भतीजा बीच बचाव करते हैं। डीआईजी साहब को जो गुस्सा चढ़ा था, उसके बाद उन्होंने अपनी जो सर्विस वेपन था वो मांगा और कहा कि मुझे वो दे दीजिए। किसी तरह से मामले को शांत करने की कोशिश की गई। इस बीच डीआईजी साहब बाथरूम में चले जाते हैं और वहां पर इंसेक्टिसाइड कोई पी लेते हैं, जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस था, जो कि एक जहरनुमा चीज थी। अब पार्टी में जब वो गए थे तो कुछ शराब, मदिरापान पहले किया हुआ था, उसके बाद ये पॉइजनस सब्सटेंस उन्होंने ले लिया। ये सारी इन्वेस्टिगेशन की थ्योरी है। उसके बाद गुस्से में डीआईजी साहब आनंद वो घर से बाहर निकलने लग जाते हैं। थोड़ी देर में उनके बेटा और उनका भतीजा वो पीछे दौड़ते हैं और उन्हें वापस लेकर घर पर आ जाते हैं। अब रात के 11:15 हो गए हैं। जो उनकी पत्नी है वो उन्हें देखती है, उनका थोड़ा सा किसी बात पर कथित तौर पर मजाक उड़ाती है और 11:15 पर वो कार में बैठकर कहीं निकल जाती है। उसके बाद ठीक 20 मिनट बाद पत्नी वापस आ जाती है और घर पर फिजिकल फाइट शुरू हो जाती है, यानी हाथापाई शुरू हो जाती है। ये कथित तौर पर जो हाथापाई हुई उसमें उनकी पत्नी डीआईजी को पकड़ती है। सबसे पहले उनके गले को पकड़ती है, कसकर पकड़ती है और किल किल कहती है, यानी कि मारो मारो कहती है। उसके बाद उनके टेस्टिकल्स यानी अंडकोश, जिसे वीर्यकोश भी हिंदी में कह देते हैं, उन पर वार किया जाता है और उसके बाद अचानक से डीआईजी नीचे गिर जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनकी पत्नी देखती है, उनके नाक पर हाथ रख के देखती है, तो उसे लगता है कि शायद अब जेएस आनंद इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी पत्नी कहती है कि अगर हम तीनों को बचना है तो ये लाश ठिकाने लगानी पड़ेगी। उसके बाद जल्द से जल्द कार लाई जाती है। कार की डिक्की में
डीआईजी की लाश को डाला जाता है, मगर जिस सफाई से लाश को डालने की कोशिश की जा रही थी उस सफाई से काम नहीं हो सका। जो डिक्की के पीछे जो बम्पर होता है वहां पर उनकी जो टखना था वो टच हो गया था और उसका निशान जो है उस पर आ गया था, मगर डिक्की में डालकर किसी तरह से लाश को ले जाया गया सुखना लेक में और वहां पर डाल दिया गया। और सुबह 7:30 बजे के करीब पुलिस के पास खबर एक लाश मिलने की आती है। जब शिनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ये डीआईजी की लाश है जो कि बीएसएफ में जोधपुर में तैनात थे। इन्वेस्टिगेशन में ये जो तथ्य सामने लाए गए कि जब मर्डर हो गया उसी के बाद जो उनकी पत्नी है वो डीआईजी के एक कजन के यहां जाती है जिनका घर सेक्टर 36 में स्थित था और कुछ पैसे की मांग करती है कि मुझे पैसे की जरूरत है। फिर उसके बाद उनके दूसरे कजन के घर जाती है और उनसे भी कुछ पैसे मांगती है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। जो जोगिंदर सिंह आनंद का लड़का था वो अपने भाई के साथ, अपने कजन ब्रदर के साथ लेक के गोल्फ क्लब में जाता है। वहां पर वो अपने घर फोन करता है और इंग्लिश में कुछ बात करता है और चौकीदार वहां पर खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा है। वो सुनने की कोशिश तो कर रहा है मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे। तीसरी बात जो है कि सुबह 3 बजे दोनों लड़के पड़ोसी के पास जाते हैं और स्कूटर की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पिताजी कहीं चले गए हैं, हमें उन्हें ढूंढना है, इसलिए हमें स्कूटर चाहिए। वो स्कूटर लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चौथी बात जो सामने आई वो थी कि जब 11:15 पर वाइफ घर से बाहर निकल जाती है उसके 20 मिनट बाद जब वो वापस आती है तो वो आकर ड्रिंक लेकर सो जाती है। कुछ नींद की गोलियां भी लेती है और वो सो जाती है और सुबह दरवाजा नहीं खोलती। जिसके बाद जो उनका बेटा और भतीजा वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। सुबह दरवाजा खटखटाते हैं मगर उनकी वाइफ, जो डीआईजी साहब की वाइफ है, वो दरवाजा नहीं खोलती। इसके बाद दरवाजा तोड़ा जाता है। उनके बेटा और भतीजा उन्हें चंडीगढ़ स्थित पीजीआई हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां पर उनके स्टमक की क्लीनिंग की जाती है, यानी पेट की सफाई की जाती है और उसके बाद कहीं उनकी वाइफ को जाकर होश आता है। और जब ये सब प्रोसेस चल रही थी सुबह हो चुकी थी और सुबह ही पुलिस को लाश डीआईजी की मिल चुकी थी। अब ये सारा मामला सामने आया, उसने सबके होश फाख्ता कर दिए। अब ये सब कुछ जुलाई के महीने में हुआ था। अगस्त का महीना आ चुका है, पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मामला सीबीआई को रेफर हो गया है। 1983 के अगस्त महीने में, ये साल 1983 की कहानी है, उसके अगस्त महीने में आखिरी सप्ताह में पत्नी को, बेटे को, भतीजे को और घर का नौकर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, घर के नौकर को अरेस्ट कर लिया जाता है। बेटी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करती है जिसको सीबीआई अपोज भी नहीं करती क्योंकि उसे कहीं ना कहीं बेगुनाह माना जा रहा था, मगर इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि पत्नी, बेटा, भतीजा और साथ में नौकर, उनको अरेस्ट किया जा चुका था, मगर अरेस्ट करने के कुछ दिन बाद यानी 19 सितंबर साल 1983 को जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो माफी दे देते हैं नौकर को, पार्डन दे देते हैं और उसे वायदा माफ गवाह बना लिया जाता है। सेक्शन 306 क्या कहता है? With a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to an offense to which this section applies, the CJM or Metropolitan Magistrate at any stage of investigation or inquiry into or the trial of the offense or the trial of the offense and magistrate of first class inquiring into or trying the offense may tender a pardon of making a full or true disclosure। यानी कि सही बात, यानी कोई व्यक्ति है, कोई क्राइम में इन्वॉल्व है, उसे पूरे क्राइम का पता है, पूरे षड्यंत्र का पता है, तो उसको अगर मजिस्ट्रेट ठीक समझते हैं कि ये हमारी पूरे क्राइम को अनफोल्ड करने में मदद करेगा, सारी जानकारी देगा, तो उसे माफ किया जा सकता है सेक्शन 306 आईपीसी के तहत। तो इसी तरह से डीआईजी के नौकर को यहां पर माफ कर दिया गया। इस मैटर को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। सबसे पहला सवाल था कि डीआईजी जेएस आनंद ने जहर क्यों खाया। दूसरा सवाल था अगर जहर खाया तो डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया गया। तीसरा सवाल यह खड़ा हुआ कि डीआईजी के अंकल वो पीजीआई से रिटायर्ड डायरेक्टर थे। पीजीआई का डायरेक्टर एक बड़ी चीज होती है, तो वहां से रिटायर्ड डायरेक्टर थे, फौरन उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। चौथा सवाल यह खड़ा हुआ कि डीआईजी के रिश्तेदार ने, उनके अंकल ने खास तौर पर बार बार, जब उनका बेटा भी वहीं था, भतीजा भी, वाइफ भी वहीं थी, बार बार पोस्टमार्टम के लिए इंसिस्ट क्यों किया, उन्होंने ये क्यों कहा कि पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। पांचवा सवाल यह खड़ा हुआ कि पहले पोस्टमार्टम में और दूसरे पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ अलग क्यों आया। पहले पोस्टमार्टम में आया कि दम घुटने से मौत हुई, दूसरे पोस्टमार्टम में आया कि स्ट्रेंगुलेशन यानी गला घोटने से मौत हुई। अब अगला सवाल यह था कि अगर फैमिली ने कुछ किया है तो वो सेकंड पोस्टमार्टम के लिए खुद क्यों इंसिस्ट करते।
मतलब कोर्ट में यह भी बहस चली कि भाई अगर फैमिली ने ही कुछ किया है, उनकी पत्नी ने, बेटे ने, भतीजे ने कुछ किया है, तो वो दूसरी बार पोस्टमार्टम करवाने के लिए क्यों कहते। इससे अगला 7वां सवाल यह भी खड़ा हुआ कि घटना से एक दिन पहले ही जो डीआईजी साहब थे वो अपने बच्चों के साथ 2 घंटे से ज्यादा का समय बिताते हैं, उनके साथ लाइटर नोट पर कई बातें शेयर करते हैं और वो उनको काफी प्यार किया करते थे और बच्चे भी उनको काफी प्यार करते थे। मगर अचानक से एक दिन में ऐसा क्या बदल गया कि ना सिर्फ डीआईजी साहब को मारा जाता है बल्कि उनकी लाश को ठिकाने लगाया जाता है, झील में फेंका जाता है। तो यह भी एक बड़ा सवाल था कि अगर यह थ्योरी सही है तो ऐसा उनके बच्चों ने क्यों किया। अगला सवाल यह था कि जिस पड़ोसी से उनके बच्चों ने स्कूटर मांगा था वो दोनों लड़के टेंशन में लग रहे थे, ऐसा कहना खुद पड़ोसी का था। और अगर कोई टेंशन में नहीं होता तो वो साफ पता लग जाता, अगर कोई एक्टिंग कर रहा होता है। तो उन्होंने कहा कि वो सचमुच बहुत ज्यादा वरीड थे, बहुत ज्यादा चिंता में थे। तो ये बात भी यहां पर निकलकर सामने आई। और आखिरी बात जो निकलकर सामने आई कि वो डीआईजी के कपड़े कहां गए, उनकी टी शर्ट जो शर्ट थी वो कहां गई, तो उसका भी कुछ नहीं पता चला। तो ये सब सवाल खड़े हुए। तो फाइनली ये मामला जो सेशन कोर्ट में चल रहा था 11 मार्च 1996 को तीनों को, यानी पत्नी को, उनके बेटे को और भतीजे को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के मामले में कन्विक्शन हो गई। अब ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसका मतलब क्या होता है? कोई आदमी किसी का मर्डर नहीं करना चाहता था मगर मर्डर हो गया। सेक्शन 304 पार्ट 2 के तहत उन्हें सजा हुई। उसके बाद मामला पहुंच गया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में हर तरह की दलील रखी गई। अब वहां पर सवाल यह खड़ा हुआ कि जो सर्वेंट है उसने पहले कहा था कि डीआईजी जब घर से निकले तो वो अकेले थे, उसके बाद उसने कहा कि उनके दोनों लड़के साथ में थे। तो ये कन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया, इसको लेकर काफी देर जो है चर्चा चली। दूसरा, पुलिस ने, जो लोकल पुलिस थी, उसने पहले कहा था कि डीआईजी की ओर से अपनी जीवन लीला खुद समाप्त की गई। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बदली तो नई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि यह सीधे तौर पर मर्डर है, उनकी हत्या है। तीसरी बात, पोस्टमार्टम जो पहला हुआ उसमें सामने आया एस्फिक्सिया, यानी कि दम घुटने से मौत हुई। दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया स्ट्रेंगुलेशन से मौत हुई, यानी गला घोटने से मौत हुई। उसके बाद जब पूरे मामले को एसेस किया माननीय हाईकोर्ट ने, उसके बाद उनकी पत्नी, बेटे और भतीजे को छोड़ दिया गया, उन्हें एक्विट किया गया। जब उनका एक्विटल हुआ तो उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई कि इस मामले में जो सारी बातें हैं वो पक्ष हाई कोर्ट में भी रखे जा चुके हैं, सेशन कोर्ट में भी रखे जा चुके हैं, मगर एक पक्ष यह है कि अब जो डीआईजी साहब की पत्नी है वो 78 साल की हो चुकी हैं। दूसरा पक्ष यह भी था कि जो उनका सर्वेंट था, जो नौकर था, उसे इस मामले में अप्रूवर नहीं बनाया जा सकता था, यानी उसे माफ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था, वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, वो उनके घर में ही एक तरह से रह रहा था और सदस्य था। इसके साथ ही जो सर्वेंट ने बयान बदले थे वो बात सामने आ चुकी थी। पुलिस ने पहले कुछ और बताया, बाद में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कुछ और बताया। पहले बताया गया कि जीवन लीला खुद समाप्त की, बाद में बताया गया कि मर्डर था। उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और भी कई चीजें निकलकर सामने आई। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दी परिवार को और परिवार इस मर्डर के मामले से बाहर निकल गया। मगर ये जो मामला है वो सारे लॉ स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस में जाना चाहते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन को समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अगर वो समझें तो उनके लिए आगे भी ये जो अप्रूवर वाला लॉ है, जो अलग अलग क्लॉज है, वो समझने बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, सिग्निफिकेंट भी है, और आगे इनका एप्लीकेशन भी हो सकता है अगर वो नौकरी में जाएंगे तो। जय हिंद।